कितने फेजों में होगा? देखिए, 2 फेज में चुनाव होने हैं। 6 तारीख को चुनाव होने हैं और 11 तारीख को चुनाव होने हैं। 6 तारीख को आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी साउथ बिहार में चुनाव होंगे और 11 तारीख को जो नॉर्थ बिहार में चुनाव होंगे। 1 महीने का समय है चुनाव। 1 महीने का समय है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप जैसे नेताओं की बात आप कर लीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं 3 महीने पहले अपना कैंडिडेट घोषित कर दूंगा। आज तक उनका कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ, इलेक्शन का डेट घोषित हो गया, है ना। जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो सीटों के बंटवारा और तालमेल को लेकर जो स्थिति थी, वो स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट के बंटवारा का पिक्चर जो है, पिक्चर क्लियर नहीं हुआ। 1 महीने का समय है। 1 महीना में अभी किसी दल ने अपने प्रत्याशी का नाम अनाउंस नहीं किया है। इतने कम समय में कितना कठिन होगा सभी दलों के लिए कि ओपोनेंट में, एक दल के प्रत्याशी के ओपोनेंट में एक बेहतर प्रत्याशी को उतारा जाए। ये संभव होते दिखाई दे रहा है। देखिए, ये नहीं लगता आपको कि ये पेच फंस जाएगा? बात समझिए ना पुरुषोत्तम, हमने बम्बार्डरिंग हो जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ तो नीतीश कुमार ही लेंगे यदि एनडीए की सरकार बनती है। हाँ, शपथ वही लेंगे। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप पुरुषोत्तम के साथ। बिहार चुनाव की तारीख तय हो चुकी है, चुनावी घोषणा हो गई है। कब है चुनाव, क्या असर पड़ेगा, कितना समय बाकी है, तमाम चीजों पर से पर्दा हटाएंगे हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। आइए इन्हीं से जानते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद पुरुषोत्तम। काफी उथल पुथल थी चुनाव को लेकर के, लेकिन आज तारीख का अनाउंसमेंट हो गया। हम लोग तो पहले भी अनाउंस कर चुके थे कि मेट्रो के उद्घाटन के बाद जिस दिन मेट्रो का उद्घाटन हो जाएगा उसी दिन चुनाव अनाउंस हो जाएगा जी। तो आज मेट्रो का उद्घाटन हो गया, आज चुनाव डिक्लेयर हो गया। अच्छा, वो जरूरी था। मैं देखिए क्या है ना, कल आप देखिए, कल राजगीर स्टेडियम का उद्घाटन हुआ, आज मेट्रो का उद्घाटन हुआ। तो जितनी लंबित योजनाएं थी, है ना, आज हालांकि आपको बता दें कि बिहार वासियों के लिए आज बहुत खुशी का दिन है कि बिहार को आज मेट्रो की सौगात मिल गई है ना। 17 किलोमीटर के स्ट्रेंथ में मैंने भूतनाथ से लेके और पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल जो है, उस टर्मिनल तक फर्स्ट फेज में मेट्रो जो है रनिंग आज से प्रारंभ हो गया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और राज्य का जो विकास है, वो विकास किस तरीके से आगे बढ़ता जा रहा है। क्योंकि पुरुषोत्तम, एक बात तो आपको तय मानना पड़ेगा कि आप 1990 का भी वो दशक देख लीजिए। 1990 से लेकर 2005 तक के का जो कार्यकाल था, आप उस कार्यकाल को भी देख लीजिए। और 2005 के बाद, जबकि 2014 तक नीतीश जी का कोलिजन जो है वो यहाँ था एनडीए मैंने भाजपा के साथ। वहाँ केंद्र में सरकार जो है वो कांग्रेस की थी। 2014 तक तो कांग्रेस की सरकार थी। बावजूद इसके बिहार का जो विकास था, वो विकास मैंने अभूतपूर्व, खास करके 2005 से 2010 के बीच में रफ्तार में कहीं से रुकावट। हाँ, जो डेवलपमेंट था वो डेवलपमेंट तो अभूतपूर्व था, है ना। और हमको लगता है कि 2014 के बाद जब से मोदी जी की सरकार आई है ना, तो अभी से विकास की जो रफ्तार है, वो रफ्तार में थोड़ा ब्रेक लगा। हालांकि अभी इस चुनाव के समय में सरकार ने अपना खजाना बिल्कुल जनता के लिए खोल दिया है। और नीतीश जी जैसा राजनेता जो हमेशा से मुफ्तखोरी के विरोध में था, नीतीश जी भी मुफ्तखोरी कराना और रेवड़ी बांटना शुरू कर दिए। मुफ्तखोरी की स्थिति पैदा हो गई। नहीं तो कई बार जब लोगों ने सवाल नीतीश जी से किया, इलेक्ट्रिसिटी कोई फ्री करने को लेकर जब बातें होती थी, तो नीतीश जी कहते थे कि साहब ये मुफ्त में चीजें जो है। हालांकि एक बात आपको बताएं, देखिए इकोनॉमिक्स में केन्स का सिद्धांत भी है कि बिना काम कराए आप भुगतान किसी को ना करें, चाहे वो मजदूर ही क्यों नहीं हो। तो केन्स का सिद्धांत ये था कि साहब अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप गड्ढा खुदवाएं और गड्ढा भरवाएं, लेकिन बिना काम कराए किसी को आप पैसा ना दें। आज ये स्थिति जस्ट उसके उलट हो गई जी। सरकार भी चाहती है कि पब्लिक जो है वो निरंकुश बन के रहे, है ना। उसके सामने भोजन की जो समस्या है वो समस्या हल हो जाए। अब प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास मिल ही जाता है, सरकार 5-5 किलो अनाज फ्री देती है, बिजली फ्री हो ही गया, पानी फ्री हो ही गया। अब एक बात आप समझिए कि जो दैनिक जीवन की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो चीजें अगर मुफ्त हो जाती है, मुफ्त फ्री में मिल जाती है, तो फिर सोचना क्या नहीं, उसका असर प्रोडक्शन पे पड़ता है। हाँ, प्रोडक्शन पे पड़ता है, उसका असर प्रोडक्शन पे पड़ता है। हम बहुत उन्नत तरीके से जो चीजों को हम उन्नत तरीके से जो खेती करते हैं, मजदूर हमको चाहिए खेती करने के लिए, तो अब आज की तारीख में आप समझ लीजिए कि आपको अच्छे मजदूर, स्किल्ड मजदूर नहीं मिलते हैं। हालांकि सरकार ने बहुत योजनाएं इस तरह की शुरू की, खास करके मुद्रा लोन वगैरह जो है उसके माध्यम से स्वरोजगार की स्थिति हुई है। सरकार ने लघु उद्योग का भी बड़ा उद्योग। एक बात और आपको बताते हैं, मुद्रा लोन अभी निकल गया मुंह से, तो चर्चा आपसे करेंगे। मुद्रा लोन के बारे में सरकार की घोषणा केंद्र सरकार की हो चुकी थी पहले ही कि उसको 10 को 20 किया जाएगा।
लेकिन घोषणा किए हुए 1.5 साल से ज्यादा हो चुका और अभी तक मुद्रा लोन की का जो था लिमिट जो था वो लिमिट डबल नहीं हुआ। बैंकों से अगर बात की तो बैंक कहेगा कि भाई अभी तक तो सरकार ने घोषणा कर दी लेकिन कोई नोटिफिकेशन आरबीआई से हम लोगों को अभी इस तरह का नहीं मिला है। तो खैर चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन बिहार का जो चुनाव है, ये चुनाव कितने फेजों में होगा? देखिए 2 फेज में चुनाव होने हैं। 6 तारीख को चुनाव होने हैं और 11 तारीख को चुनाव होने हैं। 6 तारीख को आप ये समझ लीजिए मोटा मोटी साउथ बिहार में चुनाव होंगे और 11 तारीख को जो नॉर्थ बिहार में चुनाव होंगे। तो इस तरीके से चुनाव को 2 फेज में बांट दिया गया है। और हमारा जो इलाका है, हम लोग जो पूर्वी पश्चिमी चंपारण का जो इलाका है, पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में चुनाव 11 तारीख को होने हैं। 1 महीने का समय है चुनाव। 1 महीने का समय है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अब जैसे नेताओं की बात आप कर लीजिए। प्रशांत किशोर ने कहा था कि मैं इंतजार नहीं करूंगा, मैं 3 महीने पहले अपना कैंडिडेट घोषित कर दूंगा। आज तक उनका कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ, इलेक्शन का डेट घोषित हो गया है ना। जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो सीटों के बंटवारा और तालमेल को लेकर जो स्थिति थी, वो स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई। इंडिया गठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन में अभी तक सीट के बंटवारा का पिक्चर जो है, पिक्चर क्लियर नहीं हुआ। तो तमाम तरह की स्थितियां हैं, तो समझ में ये नहीं आता है, सब कोई एक दूसरे को देख रहा है ना, कि जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट कौन होगा, महागठबंधन का कैंडिडेट कौन होगा, जन स्वराज का कैंडिडेट कौन होगा। क्योंकि जन स्वराज ने अपने आप को एक तीसरे विकल्प के तौर पर चुनाव के मैदान में खड़ा कर दिया है। आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और दोनों पार्टियों को ये लगता है कि साहब अगर हमारा कैंडिडेट कहीं से कमजोर पड़ा तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए। मतलब दोनों को इंतजार है जन स्वराज के कैंडिडेट, दोनों को इंतजार है जन स्वराज के कैंडिडेट का और जन स्वराज को इंतजार है इन दोनों के कैंडिडेट के डिक्लेयर होने का। लेकिन भाई किसी न किसी को आगे तो आना पड़ेगा। अगर आप नहीं कैंडिडेट, दूसरा ये है कि भाई अगर कैंडिडेट को अगर आप डिसाइड नहीं कीजिएगा तो ऐसे भी होता है कि आप बहुत डेवलपमेंट का काम कर दिए। अब एग्जाम्पल आपको बताते कि सरायरंजन विधानसभा में 2020 के चुनाव को हम लोगों ने देखा, 650 करोड़ से ज्यादा का डेवलपमेंट वहाँ के जो माननीय विधायक हैं विजय कुमार जी ने किया। आज की तारीख में भी आप अगर देख लीजिए कि नालंदा के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो एक विधानसभा आपको सरायरंजन भी दिखेगा, जहां मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, सड़कें, ठीक है, तमाम तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हुआ वो देख के लगता ही नहीं कि सरायरंजन है। इवन कि आपको बता दें कि एग्रीकल्चर का जो मुख्य कार्यालय है वो मुख्य कार्यालय भी सरायरंजन विधानसभा में है ना। तो इस तरीके के डेवलपमेंट का काम हुआ और ये होने के बावजूद भी वोट का मार्जिन, ये होने के बावजूद भी विजय कुमार चौधरी महज 3600 वोट से चुनाव जीते। अच्छा, तो डेवलपमेंट करने वाला देखिए किसी एक राजनेता से क्या होता है, होता है कि साहब अच्छा विकास को लेके आपको बताते हैं, पुरुषोत्तम की विकास को लेके बड़ी चर्चाएं होती थी। हाँ कि साहब फलना बाबू आएंगे विकास तो विकास होगा। कई मोकरी भी उनका बना कि साहब हमारे घर में विकास पैदा हो गया। हाँ, कई तरह की चीजें सामने आई। डेवलपमेंट जहां होता है वहां भी अगर राजनेता को सोचना पड़े, ये दुखद परिस्थिति है। तो बिहार के लोग अगर चाहते हैं कि विकास हो तो निश्चित तौर पे जो उस सोच के लीडर्स हैं उन लीडर्स को समर्थन देना पड़ेगा, जनता को देना चाहिए। और हम आपको बता रहे थे कि हम लोगों ने उस दौर को भी देखा है, 1990 से लेकर 2005 का भी दौर देखा और 2005 से लेकर 2025 तक का भी दौर हम लोगों ने देखा है। और जिसको आप रियल डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। आज की तारीख में एक समय था कि हम लोग छत पे खड़ा होकर देखते थे कि बाजार में लाइट कट गई, ठीक है अब इधर आएगा, और इधर आता था लाइट तो सबसे पहले आदमी मोटर चलाता था, पानी को स्टोर करके रख लिया, है ना। वो दिन भी हम लोगों ने देखा है। आज की स्थिति है कि आज बिजली कब आती है कब चली जाती है पता ही नहीं चलता है। आज बिजली पे आश्रित जितने उद्योग धंधे हैं वो उद्योग धंधे भी फल फूल रहे हैं, है ना। बाजार में एक आपको अलग तरह के रौनक भी आपको दिखेगी। हाँ, व्यापारी वर्ग जो है वो जीएसटी से थोड़ा परेशान जरूर है। और आप ये समझिए कि एनडीए सरकार जो है, एनडीए गवर्नमेंट जो है, हम तो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं अश्विनी उपाध्याय जी, मैं उनको सुन रहा था और उनका स्पष्ट रूप से ये कहना कि साहब जीएसटी जो है वो जीएसटी के कॉन्सेप्ट को बंद कर दीजिए और उसकी जगह एक्सपेंडिचर टैक्स, 5,000 रुपए तक के सामान के खरीदने पे कोई एक्सपेंडिचर टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर का जो 2% 3% खरीदारी हो उसमें 2% 3% का जीएसटी आप लगाती है, एक्सपेंडिचर टैक्स आप लगा दीजिए। तो उसका बड़ा फायदा क्या होगा कि जीएसटी के तौर पे जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको संभालना पड़ता है, इनकम टैक्स के तौर पे जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर आपको संभालना पड़ता है, उसकी आवश्यकता नहीं होगी, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। और एक्सपेंडिचर पे टैक्स होगा तो 5,000 रुपए से ज्यादा की परचेजिंग जो करेंगे उनके ऊपर टैक्स इंप्लीमेंट होगा। और सरकार का जो बजट है, सरकार का जो रेवेन्यू कलेक्शन है, वो रेवेन्यू कलेक्शन सरकार का बढ़ जाएगा, है ना। अब देखिए इस पे क्या होता है, इस दिशा में क्या कदम। बिहार चुनाव की हम लोग जो बात कर रहे हैं, 1 महीने का समय है, 1 महीना में अभी किसी दल ने अपने प्रत्याशी का नाम अनाउंस नहीं किया है। इतने कम समय में
कितना कठिन होगा सभी दलों के लिए कि ओपोनेंट में, एक दल के प्रत्याशी के ओपोनेंट में एक बेहतर प्रत्याशी को उतारा जाए। ये संभव होते दिखाई दे रहा है। देखिए, ये नहीं लगता आपको कि ये पेच फंस जाएगा? बात समझिए ना पुरुषोत्तम, हमने बम्बार्डरिंग हो जाएगा। देखिए मंथन तो दोनों दलों में हो रहा है, दोनों दल के लोग जो हैं अपने अपने मंथन में लगे हुए हैं। परेशानी ये होती है ना कि इस मंथन में पहले से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मंथन करने के बावजूद भी जो स्क्रूटनाइज आप कीजिएगा उसमें आपको थोड़ा नुकसान हो जाता है। और इसी वजह से अब जैसे एक बात आप समझिए, अब जो लगभग पूरे बिहार की जो मनस्थिति है वो मनस्थिति एक जैसी ही होती है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ जो सूत्रों से हमको जानकारी मिली है उसमें जानकारी ये है कि 25 से 26 टिकट जो है सीटिंग बीजेपी के विधायकों का जो है वो विधायकों और मंत्रियों का टिकट कटने वाला है। अच्छा, है ना, इस पे तैयारी बीजेपी की चल रही है। और बीजेपी जो है वो यंग जनरेशन के लोगों पे के ऊपर भी बीजेपी इस बार दाव खेलने के लिए स्ट्रेस है कि इस बार हम कुछ यंग जनरेशन के लोगों को भी चुनाव के मैदान में ले आए। ये स्थिति है। लेकिन अब हमको लगता है कि अब काफी विलंब हो रहा है और नेताओं को, राजनीतिक दल के लोगों को अपने अपने कैंडिडेट्स डिसाइड कर देने चाहिए ताकि उनको भी जनसंपर्क करने का समय मिल सके। होता ये है ना कि आपने डेवलपमेंट का बहुत सारा काम किया है, लेकिन अगर व्यक्तिगत तौर पे कोई व्यक्ति आपसे घर पे मिलने नहीं आया तो आपके मन में एक खींच होती है कि हमारे लगे थोड़े यार लसा जब हम उनके वोट दे दिए। हम अपने वोट के महत्व को नहीं समझते। हम अपने वोट के महत्व को सिर्फ उससे जोड़ के देखते हैं कि साहब फला आदमी हमारे पास आया नहीं, और ऐसी स्थितियां बनती हैं। तो कैंडिडेट्स डिक्लेयर हो जाने चाहिए। हाँ, क्योंकि समय कम है। हाँ, समय कम है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक महीने बाद, जब हम अभी चुनाव की बात कर रहे हैं, एक महीने बाद ये स्थिति नहीं होगी, नई सरकार बनेगी, हो सकती है एनडीए की सरकार बनेगी। एक महत्वपूर्ण सवाल कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे अगर एनडीए की सरकार? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा है। सम्राट चौधरी के बारे में आपने, प्रशांत किशोर ने एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया, पत्ता काट दिया कि इनका पत्ता काट दिया प्रशांत किशोर की सम्राट चौधरी। देखिए उनके वोटर्स पर भले कोई असर ना पड़े, है ना, बीजेपी उनको वोट करे, लेकिन सम्राट चौधरी को अगर बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर यहाँ प्रोजेक्ट करेगी तो विद्रोह की स्थिति पैदा होगी। अच्छा। और बीजेपी ऐसा नहीं करेगी क्योंकि बीजेपी के जो काम करने का तरीका है वो तरीका को आप देख लीजिए कि जिस भजन लाल शर्मा का चर्चा भी कहीं से नहीं था, भजन लाल शर्मा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, मोहन यादव को भी कहीं मोहन यादव की कहीं चर्चा नहीं थी, और मोहन यादव आज की तारीख में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो बीजेपी इस तरह का एक्सपेरिमेंट करती है और हो सकता है कि मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश जी के बाद, क्योंकि नीतीश, देखिए एक बात आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ तो नीतीश कुमार ही लेंगे यदि एनडीए की सरकार बनती है। हाँ, शपथ वही लेंगे। अच्छा। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सीट इनको कितना भी आवे उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको एक चीज हम और आपको बता दें कि अभी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखता है। सोशल मीडिया का जो ट्रेंड आप देखिएगा उस ट्रेंड के हिसाब से आपको बता दें सबसे ज्यादा गाली सुनने वाले जो मंत्री हैं उसमें एक नंबर पे नाम आता है मंगल पांडे जी का, स्वास्थ्य विभाग को लेके दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल तो आप देख लीजिएगा ना आप। अच्छा, अभी क्या है कि अभी प्रशांत किशोर कुछ और खुलासे करेंगे क्योंकि दामन में तो सबके दाग है। काजल की, लोग कहते हैं कि राजनीति जो है वो काजल की ऐसी कोठरी है जिसमें आप सफेद कपड़ा पहन कर रह नहीं सकते हैं। इधर आप देखते हुए कि प्रशांत किशोर ने भी काला कपड़ा धारण कर लिया है। अच्छा। आजकल सफेद नहीं पहन रहे हैं तो उनको भी लगता है कि साहब, हाँ, उनको भी लगता है कि साहब काजल कहाँ से पैसा लिया। देखिए ना, आप प्रशांत जी ने क्या घोषणा की थी, 3 महीना पहले हम अपने कैंडिडेट डिक्लेयर, सबसे पहले हम अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देंगे, ये इंतजार मत करना। लेकिन राजनीति है ना, धीरे धीरे अपने रंग में ढाल देती है। अच्छा, सबके दामन पे दाग लगना है, सबके दामन पे दाग लगना है। हाँ, और जो बेदाग रह गया वो राजनीतिक नहीं है, बेदाग रह गया वो राजनीति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि चुनाव के तारीख का अनाउंसमेंट हो गया, तमाम चीजें जो हमारे एडिटर इन चीफ ने बताई, और सबसे खास बात इसमें से ये निकल करके आई कि सरकार अगर एनडीए की बनेगी तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। अगर एनडीए की सरकार नहीं बनेगी तो हम लोग ये चर्चा करेंगे आने वाले समय में कि जाते जाते नीतीश कुमार हम सबको मेट्रो का तोहफा दे करके गए। आगे क्या कुछ होता है देखते रहिए फाइनल पोस्ट, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।